सभी सांसदों बढ़िया। टीवी हरियाणा पर स्वागत करता हूँ। आज GSS यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हुआ है। इसमें सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं द्वारा कई मुद्दों पर बात होने जा रही है। आइए नेताओं द्वारा प्रयास करते हैं वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सभी नेतागण खड़े हैं। यहाँ पे मैं बता सकते हैं आप अपने विचार किस प्रकार प्रकट करेंगे। नेताओं का जोर आज लोग अपने सभी विपक्ष पक्ष के नेताओं द्वारा ऐसे ही चलिए हाँ अपना काम करते माननीय सांसदों, युवा संसद के शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए वर्ष से शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महामंत्री महोदय। सुश्री मनीषा जो राजस्थान के अलवर साल से क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब वह शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान लेंगी? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं सुश्री मनीषा शपथ लेती हूँ, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। देश में प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। सुश्री चांदनी जो असम के गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब वह शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान लेंगी? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदय, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। I, Chandni, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear
true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty which I am about to enter. Thank you. माननीय सदस्यगण, क्योंकि हम आज से शीतकालीन सत्र शुरू कर रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की मृत्यु की सूचना दूं। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गरीबों से जुड़कर अपनी जिंदगी गुजारी है। उन्होंने देश के विकास के लिए अनेक कार्य किए। सही मायनों में वे लोकतंत्र की आवाज़ थे। उनका राजनीति से यूं चले जाना एक ऐसे गहरे खाई के समान है जिसे भरना मुश्किल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। इसी के साथ मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ मैं जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये जवान अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। मैं इनके परिवार के लिए भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्रीमान, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। उनके निधन से हमारे देश में संघर्ष और समाजवाद के एक युग का अंत हो गया। नेताजी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संघर्ष और विचार हमेशा हमारे बीच रहेंगे। सारी जिंदगी उन्होंने जनता की आवाज उठाई है और राजनीतिक न्याय के लिए कार्य किया है। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही मैं आतंकवादी घटनाओं में देश के लिए अपने प्राण गंवाने वाले सभी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इन सबके परिजनों के लिए भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। श्रीमान, मैं आप व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी संयोजित करता हूँ। मैं श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूँ। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में देश की सेवा की है। श्री मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही वह अध्यापक भी थे। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं उन जवानों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो देश के लिए कुर्बान कर गए। वे हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान करते हैं। मैं उनके परिजनों के लिए भी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। सदस्यगण, अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव जी शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों से सदन का परिचय कराना चाहता हूँ। गणेश, ग्रामीण विकास मंत्री। शानू, ऊर्जा मंत्री। Honorable members, I have to make an announcement on the behalf of honorable members of the House. Having great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Mr. Kim Jong, Speaker of Japanese Parliament, and the honorable member of Chinese parliamentary delegation who are on a visit to India are our honored guest, Mr. Okoye, Mr. Fukuyama, Mr. Yamada Kenji. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on Wednesday, 9th October 2022. They are now seated in a special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country.
We also convey our own feeling and very best wishes through them to their King, Prime Minister and Parliament, the government and very friendly people of Japan. प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, सभा में प्रश्न सूची वितरित कराई जाए। अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्नों की सूची वितरित करवाई जा रही है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री संगीता जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में लाखों लोग बिल्डर माफिया से परेशान हैं। रेरा बिना दांतों का शेर है। कुछ लोगों में भ्रष्टाचार के कारण लोगों की मांगे, लोगों के सपने कुछ ही सेकंडों में जमींदोज कर दी गए हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या कदम उठा रही है? संबंधित मंत्री जी, कृपया उत्तर दें। महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहती हूँ कि देश में किसी भी राज्य में जमीन पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग बनाने के मामले में 212 बिल्डर और 230 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के आवास का निर्माण सरकार कराएगी। और महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि देश में माफियाओं के खिलाफ 368 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इब्रार अंसारी, अरबाज अंसारी, कबत अंसारी संपत्ति जब्त करने में सरकार को सफलता मिली है। टावर भ्रष्टाचार का हुआ क्षणों में ध्वस्त, टावर भ्रष्टाचार का हुआ क्षणों में ध्वस्त। इसे बचाने में लोग हो गए पस्त, लोग हो गए पस्त कर्ज जो बहुत उठाए, लोग हो गए पस्त कर्ज जो बहुत उठाए। मिला देर से किंतु न्याय आखिर वो पाए। सरकार की देखी आज सभी ने पावर, सरकार की देखी आज सभी ने पावर। सोचेंगे 100 बार, सोचेंगे 100 बार, बनाएंगे जब वो टावर। प्रश्न संख्या 102 श्री शिवम जी। महोदय, यह सरकार अपनी उपलब्धियों का चाहे जितना भी बखान करे, पर सच तो यह है कि आम आदमी की मुसीबतें एवं तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी के लिए उन्हीं का जीवन एक जटिल पहेली बनता जा रहा है। मुद्रास्फीति बढ़ती है तो देश में महंगाई बढ़ती है, यह हमारे अर्थशास्त्रियों की मान्यता है। पर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्या इनके पास इनका कोई जवाब है? हमारी सरकार स्किल इंडिया की बात करती है, पर जो स्किल है उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ये साल दर साल हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लाते हैं, पर इनका ध्यान अपने ही देश की बेरोजगारी हटाने में नहीं है। हमारे देश की महान सरकार यह बताने का कष्ट करे कि जो लोग बेरोजगार है उनकी जीविकापार्जन के लिए ये क्या कर रहे हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। महोदय, बेरोजगारी तोड़ देती है युवाओं का हौसला, बेरोजगारी तोड़ देती है युवाओं का हौसला। उनका साहस बढ़े, सरकार ले वे फैसला। मंत्री जी, कृपया उत्तर दें। महोदय, मैं संसद को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब बेरोजगारी का आंकड़ा देते हैं तो आप भी जानते हैं, देश भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि बेरोजगारी का आंकड़ा आप पूरे देश का देते हैं। अगर बेरोजगारी का आंकड़ा आप पूरे देश का देते हैं तो रोजगार का आंकड़ा भी पूरे देश का बनता है। अब आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ और आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल की सरकार, कर्नाटक की सरकार, उड़ीसा और केरल की सरकार, वहां पे तो हम नहीं है, ना ही एनडीए है। इन चारों सरकार ने खुद ही घोषणा की है कि उनके मुताबिक इन 3-4 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार तो मिला है। क्या आप उनको भी रोजगार नहीं कहेंगे? क्या वो रोजगार नहीं है? महोदय, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने काफी प्रयास किया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार को अवसर को बढ़ावा देना है ताकि बढ़ती बेरोजगारी को दूर किया जा सके। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार युवाओं को कम ब्याज दर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराती है। सरकार ने सभी विभागों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले साल मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। 10 लाख झूठ बोल लो, बना लो अपनी साख। महोदय, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 40 लाख केंद्रीय पदों में फिलहाल 9 लाख स्वीकृतियां पद खाली है। यह अब तक का सबसे बड़ा महाअभियान होगा। इस महाअभियान में SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद भी भर दिए जाएंगे। इस महाअभियान के अंतर्गत रेलवे में अगले साल 1,48,464 लोगों की भर्तियां की जाएंगी। इस महाअभियान के माध्यम से युवा में छाई हुई निराशा को दूर किया जाएगा।
प्रश्न संख्या 103 श्री अमित जी। भारत वर्ष में गौवंश कम हो रहा है। गौवंश हमारे लिए अवश्य ही पूजनीय रही है। गौवंश का इस तरह से भारत में कम होना अवश्य एक सोचनीय विषय है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब चीतों की तरह गायों को भी हमें विदेशों से मंगवाना पड़ेगा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि लिम्पी वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप के रोकथाम के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि गौ तस्करों पर सरकार ने कौन से रोक लगाए हैं। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीज के बढ़ते हुए निर्यात पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही है ताकि गौवंश को नष्ट होने से पहले ही बचाया जा सके। मंत्री जी कृपया उत्तर दें। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षार्थी को यह बताना चाहती हूँ कि लिम्पी वायरस की उपचार की दशा में सरकार को भव्य सफलता मिली है। सरकार ने रोगों से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लिम्पी प्रो और वेकिंज को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पशुओं का इलाज किया जा रहा है। भारतीय जन संहिता के अनुसार धारा 428 एवं 429 में गौ तस्करों को 4 साल तक की सजा दी जाएगी। कुछ राज्यों में स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो गौ तस्करों को पकड़ने का काम कर रही है। प्रश्न संख्या 107 सुश्री सौम्या जी। माननीय महोदय जी, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हमारे देश में साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब 2017 से अब तक संख्या को देखें तो इनकी संख्या 5 साल में दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। 2018 में इनकी संख्या 21,796 थी, जो अब 2022 में इनकी संख्या 63,748 हो गई है। कुछ एक ऐसे स्टेट है जिसमें एक भी कंट्रोल सेल नहीं है। सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या कारण है कि किसी स्टेट में भी कंट्रोल सेल नहीं है? जवाब। मंत्री जी कृपया उत्तर दें। महोदय, साइबर क्राइम को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से साइबर दोस्त का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया गया है। यह ट्विटर हैंडल साइबर क्राइम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाएगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारतीय समन्वय केंद्र की स्थापना भी की गई है। अब देश के सभी पुलिस थानों में 16,343 पुलिस थानों में CCTNS भी लागू किया गया है। साइबर अपराध को रोकने के लिए भारतीय सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1930, जिस पर हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 105 श्री दीपांकर जी। महोदय, गरीबी एक प्रमुख समस्या है। वैसे तो सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, चुनाव प्रसार करने के लिए हेलीकॉप्टर में जाएंगे, पर गरीबी की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसे ही लोकतंत्र कहते हैं? महोदय, घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीबों की सांसों को गुब्बारे में बिकते देखा है। महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने बड़ी कंपनियों के लिए बहुत सी रियायतें दी, लेकिन गरीबों के लिए क्या दिया? महोदय, हमारे देश की सरकार की यह धारणा है कि देश से गरीबी नहीं, देश के गरीबों को हटाया जाए। मंत्री जी कृपया उत्तर दें। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संसद में उपस्थित सभी को बताना चाहता हूं कि पिछले 7-8 वर्षों में हमारी सरकार ने गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए काफी सारी योजना चलाई और आज ये योजना का अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफी तारीफ की जा रही है। तथा गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए कोई भावुकता नहीं बल्कि काम करने की जरूरत है। जैसे कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023 तक सभी गरीबों को अपना मकान दे दिया जाएगा जो झुग्गी झोपड़ी अपना जीवन गुजार रहे हैं, और इससे लगभग कई लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री कल्याण योजना उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए किया गया था जो अपना कोविड में अपना धंधा नहीं चला सकते। और इस योजना के तहत हर महीने गरीबों को 5 किलो गेहूं तथा 5 किलो चावल दिया जा रहा है, जिससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है और लोगों के लिए कोविड में ये योजना संजीवनी के रूप में साबित हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए किया गया था जो रोडों पे अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं तथा उनके पास अपनी नई आइडिया है, मगर उन लोगों को पैसों के कारण नई आइडिया नहीं दिखा पा रहे। और इस योजना के कारण लोगों को कम से कम 1 लाख रुपए की सरकार के द्वारा ऋण दी जा रही है। तथा मैं आपको बताना चाहूंगा गरीबों को गरीब से निकालने के लिए डायलॉगबाजी की नहीं बल्कि काम करने की जरूरत है, जैसे कि हमारी सरकार कर रही है। प्रश्न संख्या 106 सुश्री ललिता जी। महोदय, अरावली वन क्षेत्र में अवैध खनन का सिलसिला अभी तक जारी है। राजस्थान में 158 बाड़ियां थी, जिसमें सब 98 बाकी 30 तो क्या हनुमानजी ठहरे। इससे पता चलता है कि अवैध खनन किस प्रकार जारी है। महोदय, सच्चाई तो यह है कि निर्माण कार्य से जुड़ी
प्राकृतिक संपदा की खनन अब राजनीति का हिस्सा बन गया है। सच्चाई तो असल में राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, बिहार हो या तमिलनाडु, सच्चाई तो असल में अवैध खनन से कोई भी छुपा नहीं रहा है। असल में इस दिशा में हमारी नीतियाँ ही गुड़ खाकर बुलबुले के परे जैसी है। महोदय, मैं श्रीमान जी, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अवैध खनन पर आपका रवैया ढीला क्यों है? इसे रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? उत्तर दे। मंत्री जी, इसका उत्तर दीजिए। Respected sir and the members of your parliament, I want to say that the NGT has completely banned illegal mining in 548 square kilometers of Gurugram, Faridabad and Mewar region. With a few tourists or the greenery of the Aravallis, the tribunal had asked for planting trees on a large scale and also banned the dumping of garbage in the area. Some steps taken by government. Step first, red holes created by illegal mining are being dozed off and filled up with stone and debris wherever possible. Step 2, concrete walls have been erected on the mouth of the abandoned mines to prevent excess and illegal activities in those areas. Step 3, surprise raid checks being conducted jointly by security personnel and law and order authorities of the concerned state government. Step 4, fencing is being constructed at the various illegal mining sites along with displaying of signboards, dangerous and prohibited place. प्रश्न संख्या 107, श्री मनीष जी। Speaker sir, in the present time, the pollution graph of increasing, due to which the health of children and elders of our country having a bad effect. The maximum pollution is being done by the industry factories. I want to ask question from the present government that what is government doing to solve this problem? What measure are they taking and how much time they will take to solve this problem? मंत्री जी, इसका उत्तर दें। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सभा में बैठे सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने प्रदूषण को लेकर काफी सारे नियम तथा कानून बनाए हैं। जैसे कि जल प्रदूषण को लेकर सरकार ने उद्योगों तथा कंपनियों को यह कहा है कि वो अपने कंपनी से निकलने वाले किसी भी दूषित पदार्थ तथा पानी को नदियों नहरों में नहीं छोड़ सकते तथा ऐसे करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनसे जुर्माना भी लिया जा रहा है। हमारी सरकार ने गंगा सफाई योजना भी शुरू किया था तथा नर्मदा सफाई योजना और यमुना सफाई योजना भी शुरू किया था, जिसके तहत हमारी सरकार ने अब तक 50 करोड़ से ज्यादा रुपए लगाकर सफाई करवा चुकी है। हमारी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी काफी सारे नियम निकाले थे, जैसे कि हमारी सरकार ने रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की तेज आवाज में गाना बजाना तथा किसी और प्रकार के अन्य शोर शराबा करना सख्त मनाही की तथा हमारी सरकार ने ये नियम तोड़ने वाले को कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उससे जुर्माना भी दिया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर भी हमारी सरकार ने काफी सारे नियम निकाले हैं, जैसे कि CNG गाड़ियां लॉन्च की तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च किया था 2020 में तथा उसके साथ ही वन नीति नियम भी लागू किया था। इससे काफी हद तक भारत का पोल्यूशन भी कम हुआ है। प्रश्न संख्या 108, सुश्री आस्था जी। माननीय महोदय जी, क्या महिला एवं विकास मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों के लिए जो सरकार विभिन्न नीतियां और योजनाएं बना रही है उनके क्या उद्देश्य हैं और इनके समेकन का विचार क्या है? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए बच्चे एवं महिलाओं के विकास के लिए। महोदय, हम वर्तमान में देख रहे हैं कि बच्चों की तस्करी हो रही है। हमने सुना है कि लकड़ी की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, पर अगर जब बच्चों की तस्करी होगी तो यह तो हमारे आने वाले समाज के लिए बहुत बड़ा विषय है। मैं जानना चाहूंगी कि सरकार इस विषय पर अपने बचाव में क्या कहना चाहेगी। मंत्री जी, कृपया उत्तर दीजिए। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि योजना और नीतियों के समेकन के विचार रहे हैं। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2022 में बच्चों के विचारों की प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्र है। नंबर 1 उच्च जीविका, नंबर 2 स्वास्थ्य पोषण, नंबर 3 शिक्षा का विकास, नंबर 4 संरक्षण। सरकार ने बच्चों के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकन बाल विकास योजना। और महोदय, देश में बच्चों के व्यापार को रोकने के लिए अनेक प्रकार के कठोर दंडों को प्रावधान भी किया है।
मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है। इस गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता के आधार पर 366A व 366B इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए सरकार कार्रवाई भी करती है। प्रश्न संख्या 109 सुश्री सोनी जी। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रुपयों का अवमूल्यन हो रहा है और महंगाई दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है? 5% जीएसटी खाने पीने की चीजों पर भी लगा दी है। पहले क्या कमी थी जो अब आटा दाल चीनी पर भी जीएसटी लागू कर दी गई है? आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। पूछ रही है दुखी जनता, आज की इतनी महंगाई है, अच्छे दिन के झूठी वादे करके जो बैठा बड़ा भाई है। ऐसे वक्त में जब महंगाई चरम सीमा पर हो तो जीएसटी रेट बढ़ाने क्या जरूरी थे? महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? मंत्री जी, इसका उत्तर दीजिए। महोदय, सरकार को यह जानकारी है कि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार व आरबीआई ने ठोस कदम उठाए हैं। महंगाई को रोकने के लिए सरकार जमाखोरों पर छापे डाल रही है। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना ने जीवन रेखा के रूप में जनता की मदद करी है। महोदय, जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर इस सरकार का नियंत्रण अतुल्य और कल्पना से परे है। पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं बल्कि वस्तुओं से भरी हुई है। आज गरीब के घर बैंक खाता पहुंचा दिया गया है, बिजली पहुंचा दी गई है, शौचालय बनवा दिए गए, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए आयुष्मान बीमा भी दे दिया है। महंगाई रह गई है। कम कीमतों पर गैस सिलेंडर मुहैया करा दिए गए हैं। जन धन की योजना स्टार्ट करा दी गई है। बैंक खातों में पैसे डलवा दिए गए हैं। आज भारत में 7% महंगाई है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में 8% महंगाई है। यही आपकी सरकार के अंधेरे और हमारी सरकार की रोशनी को फर्क दिखाता है। हमें महंगाई की चिंता नहीं है, बल्कि पतासे बांटने वालों की चिंता है, जो कि हमारे देश को बर्बाद कर रही है। Now questions our hands and paper will be laid down. महासचिव, युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे युवा संसद के राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचनाएं देनी है। युवा संसद को राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे सामूहिक विनाश के हथियारों और अनेक वितरण प्रणाली तथा गैर कानूनी गतिविधियों का निबंध संशोधन विधेयक 2022 के प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्य में 1 अगस्त 2022 में हुई बैठक में पारित कर दिया गया था। महासचिव, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए गैर कानूनी गतिविधियों का संशोधन विधेयक 2022 के प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। Now 0 hours started. Any questions? महोदय, अग्निपथ योजना से पूरे देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर भ्रम और चिंता की स्थिति है और उनमें काफी रोष है। सरकार ने बिना किसी चर्चा और विचार विमर्श के मनमाने ढंग से देश भर में इस योजना को लागू कर दिया। सरकार ने इस योजना को जल्दबाजी में लागू कर देश भर के युवाओं को दुविधा और भ्रम की स्थिति में धकेल दिया। सरकार ने युवाओं के देशभक्ति के जज्बे का अपमान किया है। महोदय, अग्निपथ देश के हित में ना देश के हित में है और ना युवाओं के हित में। सरकार ने कोरोना की आड़ में पिछले 4 वर्ष से सेना में भर्ती नहीं की है। सेना में करीब 2 लाख पद खाली है। सरकार से मेरी यह निवेदन है कि इस योजना में सुधार किया जाए तथा खाली पदों को तुरंत भरा जाए। महोदय, अग्निपथ योजना में युवाओं को सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी। उसके बाद वह अग्निवीर नहीं रहेंगे। युवाओं को ना ही पेंशन दी जाएगी और ना ही कोई सुविधा मिलेगी, जिससे युवाओं में देशभक्ति के जज्बे कम होते चले जाएंगे। माननीय महोदय जी, सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन क्या कश्मीर के लोग आजाद हैं? कश्मीर की घाटियों में हमें गोलियों की गूंज सुनाई पड़ती है। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है और सरकार ने मौन धारण कर रखा है। वस्तुस्थिति खराब है। कश्मीर में ऐसी वस्तुस्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार का एक बार गिरा हुआ है। पाकिस्तान में ISI और आतंकवादियों ने नई रणनीतियां बना ली है, लेकिन ये फिर वही नए पुराने कश्मीर का जो मामला लेकर चल रहे हैं। सरकार को रणनीति बनानी नहीं आई, इसलिए हमें ऐसे दृश्य देखने पड़ रहे हैं।
यह एक गंभीर समस्या है। अतः सरकार से निवेदन है कि कश्मीर में तत्काल शांति व्यवस्था बहाल की जाए और आतंकवाद पर लगाम लगाया जाए। धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री जी। I will convey this matter to concerned ministers. Respected sir, I hereby you of notice intensive to move privilege motion against Finance Minister Rahul आप अपनी स्टेटमेंट को चेंज करके आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस देश में 1 लाख महोदय, एक्ट 222 के साथ हमें प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हैं वित्त मंत्री के खिलाफ, जिन्होंने सदन में हमारे माननीय वित्त मंत्री कहते हैं डॉलर कमजोर, डॉलर मजबूत हो रहा है पर रुपया कमजोर नहीं। ये हमारे देश की वित्त मंत्री है, ये हमारे देश की महान सरकार, क्या इनसे ये उम्मीद रखते हैं हम? This government is always says the revolting youth is terrorist. I want to tell this government, those who are not rebels are not the youth of this country. माननीय लोकतंत्री, ये तानाशाही है। आप संसद की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। मंत्री जी, इट इज अंडर कंसिडरेशन। Now, time for legislative bill to introduce. माननीय केंद्रीय कानून मंत्री विधेयक का पुनः स्थापना करेंगी। श्रीमान, मैं समान सिविल संहिता विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न है, समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जो यह बताती है कि राज्यसभा के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके पक्ष में है वो ना कहे। पता नहीं, ये तो मैं नहीं लगा रखा। मैं समझता हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। श्रीमान, मैं विधेयक पुनः स्थापित करती हूँ। Now, House is adjourned meet again on 22 October 2022 at 11 a.m. FM mode, Bluetooth mode, recording mode. FM mode, Bluetooth mode. हो गया? श्री आपका Disconnected. यूथ पार्लियामेंट के अध्यक्ष जी, क्या अनुमति है बोलने की? जी, आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यूथ पार्लियामेंट के स्पीकर जी, सभी युवा सांसद, मेरी ऑडियंस, इस विद्यालय के सभी टीचर्स और मेरे साथ डाइट की तरफ से आई हुई श्रीमती सोना यादव जी और श्रीमती कविता जी, सबसे पहले आप सभी के लिए मैं तालियां बजाता हूं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, ड्रामेटिक क्वालिटी देखने को मिली। जैसे लगता है मुझे कि हाँ, बच्चों ने मेहनत की है। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, बॉडी लैंग्वेज यूज की है, एक्सप्रेशंस किए हैं। अभी डिबेट जो है आपका बहुत शानदार डिबेट रही। ये जो है हमारे दो विपक्ष में जो बैठे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इतना एक्टिवली बोल रहे हैं और इधर से भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं।
कई बच्चे बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हमें ये ही देखना था कि आप अपनी बात को एक्टिंग के माध्यम से कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये तो ज्ञान हो गया होगा कि संसद में होता क्या है ना। आप लोग सभी पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं से शुरू हो जाती है, 9वीं से। तो ये सारी बातें आपने अभी तक किताबों में पढ़ी है, अब आपने खुद करके देखा है, अच्छा लगा होगा। बहुत सारे मुद्दे आपने बहुत अच्छे उठाए हैं। स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। और जो शेरो शायरी की है, देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे कुछ ऐसे भी लीडर्स हुए हैं जो बहुत अच्छे कवि रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना होगा। वो संसद में भी कविता बोलते थे, है ना। और आपने देखा होगा मोदी जी भी कभी कभी शायराना अंदाज में बोलते हैं। ये भी एक कला है, क्योंकि जिसके अंदर जो टैलेंट है आप उसको छुपा नहीं सकते। आपकी मैडम ने जो है वो जो पोएटिक लाइन्स लिखी, बच्चों ने उसी खूबसूरती से उसको निभाया भी, बोला भी। रही बात आपके अध्यक्ष की, आपके अध्यक्ष ने जो है बाइलिंगुअल प्रेजेंटेशन दिया। इन्होंने हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला। आपको पता है हमारे यहाँ मल्टी लैंग्वेज है भाई। हमारे संसद में हर प्रदेश से बहुत सारी भाषाओं के नेता आते हैं, है ना। तो जब हमने इनको बताया था ट्रेनिंग में कि हाँ हमारे यहाँ सिर्फ 2 भाषाएं बोल सकते हैं संसद में, आइदर हिंदी और इंग्लिश। आपने दोनों ही बोली, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश की कि हाँ हमारे देश में डाइवर्सिटीज भी है। हमारे जो है कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी उठाए बच्चों ने, आप सांसदों ने, कि शायद उनके बारे में आप लोग अखबार में नहीं पढ़ते होंगे, मैडम ने जरूर सिखा दिया मुद्दे, है ना। हाँ, जैसे आवास की वो था, कुछ प्रधानमंत्री योजनाएं थी, उनके बारे में भी वैसे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अब आपने डायलॉग्स में याद करके वो समझ लीजिए एक तरह का क्वेश्चन याद कर लीजिए। और जो हमारी ऑडियंस है उनको कैसा लगा? बढ़िया लगा। अब पता चला संसद में क्या होता है, कैसे झगड़ते हैं। झगड़ा देखा? हाँ, यही सब होता है। और कई बार तो मर्यादा भी लांघ जाते हैं, विधानसभा में खास तौर पे। संसद में भी ऐसा हुआ है, कई बार एक दूसरे पर कागज फेंक देते हैं। हमारे एक बहुत ही रेपुटेड मंत्री ने तो बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया था। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन आपने जो ड्रामेटाइजेशन किया है बहुत खूबसूरती से किया है, बहुत अच्छा किया है। अब हमें, आपका स्कूल पढ़ता है गुरुग्राम ब्लॉक में, ठीक है। गुरुग्राम ब्लॉक में 4 स्कूल हैं, जिसमें एक हम कर चुके हैं, दूसरा आता है, 2 स्कूलों के और बाकी। उसके बाद हम डिसीजन करेंगे परफॉर्मेंस का। बाकी आप लोगों की परफॉर्मेंस ने हमें खुश कर दिया, बहुत अच्छा लगा। सारी बातें आपने कोशिश की है डिटेल में बताने की। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा अब हमें 2 बेस्ट परफॉर्मर ढूंढने हैं, क्योंकि हमें हर टीम से 2 बेस्ट परफॉर्मर चुनने होते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मर जो है कविता मैम आपको बताएंगे। उससे पहले सोना जी को मैं बुलाऊंगा। कविता जी को बुला नहीं, आप बोलिए। ओके, ठीक है। पहले जो है कविता जी आएंगे आपके सामने, और जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनका चयन करेंगे। उन जो परफॉर्मर होंगे उनको बकायदा अलग से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है। मिसेस कविता जी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, सोना मैम, कृष्ण पाल जी और मेरे साथी अध्यापक और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पार्लियामेंट देख के या पढ़ के ही सीख सकते हैं। ये तो हमारे लिए एक ऐसा मंच सरकार ने तैयार किया है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ बिना पढ़े ही, आज छोटे बच्चे जो हमारे पास बैठे हैं और जो रोल प्ले कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीख गए हो। हमारे पास 11वीं में, 12वीं में या हम कहीं आगे भी जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस तो एक ऐसा विषय है जो आगे हमें हर चीज में HCS बन जाओ, आप IAS बनो, हर फील्ड में काम आता है। तो ये 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए तो एक इतना अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया या एक टॉपिक तैयार हो गया कि हमें उसको याद करने की अब जरूरत ही नहीं।
आपकी टीचर शशि मैम जो कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, हमने साथ में बीएड की है और उसके बाद हम यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिले। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई। मैं उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चों को तैयार किया, क्योंकि बच्चे को वही करवाते हैं तो उनकी मेहनत यहाँ दिख रही है। और उनके साथ ही जो अध्यापक हैं जिनको मैं जानती नहीं, हो सकता है वो भी पॉलिटिकल साइंस के ही हों, उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंड को बधाई मेरा जुला प्रयास होता है। अब हमें मतलब बच्चे इतने अच्छे हैं कि इनमें से हमें 2 बेस्ट स्पीकर निकालना बड़ा मुश्किल लगा, टफ है। फिर भी हमने अपनी तरफ से 2 बच्चे छांटे हैं, जिनमें पहले है कोयला और खनन मंत्री जो हमारे यहाँ लड़की बैठी है, ये बेस्ट स्पीकर के तौर पे हमने ये एक लड़की चूज की है। और दूसरे विपक्ष में आपका नाम शिवम, ये 2 बच्चे हमने बेस्ट स्पीकर के तौर पर छांटे हैं। बेटा नाम बताओ। शिवानी, शिवांगी। फादर नेम राजेश। कक्षा 12 एक ही सेक्शन है बी। आप बताओ बेटा नाम। शिवम सिंह। शिवम शिवांगी और शिवम। फादर नेम अर्जुन सिंह। कक्षा कौन सी है? 12th C। क्या पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो आप? नॉन मेडिकल आप, वेरी गुड। आप पॉलिटिकल साइंस के हो, आर्ट्स के हो ना? पॉलिटिकल साइंस है आपके पास, कहने का मतलब है कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस है कि नहीं, यही पूछना चाहते हैं। आपके पास नहीं है पॉलिटिकल साइंस, फिर भी इतना अच्छे से डिबेट में इन्होंने भाग लिया। तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो वो और अच्छा कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कर सकते हैं ना। तो जोश, एक आत्मविश्वास। बैठो बेटा, वेरी गुड। आप लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। आत्मविश्वास के माध्यम से ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आज। ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास आप नहीं दिखाओगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। आप में कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी कर सकते हो आप। और स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि सोचना ही नहीं कि कॉन्फिडेंस तो होता ही है ना। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। आगे जाओगे आप ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, तो बहुत अच्छा करना है ना। ऐसा नहीं है कि हमें ढीले रहना है। मंत्री तो इतना डिबेट करते हैं, इतना अच्छे से करते हैं कि लगता ही नहीं वो कहीं से कुछ शर्माने की बात होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग बच्चे की तरह, एक स्ट्रॉन्ग मंत्री की तरह आपको बोलना है, चाहे विपक्ष में बैठे हैं चाहे पक्ष में बैठे हैं, है ना। अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर ने बताया तो उसको आप रटाया बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिना देखे क्वेश्चन का उत्तर तो पहले से हमें पता ही नहीं होता। विपक्ष क्या क्वेश्चन पूछ ले उसका उत्तर थोड़ी ना पता है हमें, तो वो तो हमें अपने मन से जवाब देना है। और वो उत्तर हम देख के बोलेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आगे हमें कंपटीशन के अंदर जाना है तो छोटी छोटी बातों से ही आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ और उम्मीद करते हैं कि आगे हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्या सुनना चाहोगे? मेरी बात नहीं, अपनी बात करो। घर में चूल्हा जल सके इसलिए धूप में मरते देखा है, जलते देखा है। घर में चूल्हा जल सके इसलिए धूप में जलते देखा है। बहुत हार्दिक और यूं कहें कि दिल को छूने वाली लाइन है। और क्या सुनना चाहोगे? आप युवा हैं, आप युवा हैं, देश की धड़कन है। आप इस विद्यालय की, अपने परिवार की आन बान और जान हैं। आप आज के इस कार्यक्रम के प्रतिभागी टीम के मेंबर भी हैं।
और जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपने बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप यहाँ पे एक साधारण वक्ता के रूप में नहीं है, एक साधारण प्रतिभागी विद्यालय के छात्र के रूप में उपस्थित नहीं है। आज आप उपस्थित हैं इस गुरुग्राम ग्लोब के एक टीम के रूप में, एक टीम का जज्बा, एक टीम के अंदर जो लगन और टीम की काबिलियत। किसी भी एक टीम मेंबर का कॉन्फिडेंस लूज होता है, पूरी टीम उससे इफेक्ट होती है। यदि टीम मेंबर सारे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, सभी ने भरपूर अच्छा भरसक प्रयास कोशिश की आपने अपनी तरफ से बेस्ट करने की, रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट की जिंदगी में कभी परवाह मत करना। आपको हमेशा इस चीज की ललक होनी चाहिए कि मुझे प्रतियोगिता के अंदर भाग लेना है। जब आप लाइन में खड़े होंगे ना, आपके आगे पीछे के जो व्यक्ति होंगे, जो प्रतिस्पर्धा में जो लाइन में खड़े होंगे, उनकी धड़कनें तेज हो जाएंगी संख्या को देखकर कि मेरे से आगे इतने सारे लोग हैं। और यदि कोई पंक्ति में लाइन में खड़ा ही नहीं होगा, कंपटीशन में ही नहीं आएगा, तो फिर मजा नहीं आता है। आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर इतनी काबिलियत, इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए जीवन के हर क्षेत्र के अंदर, प्रतियोगिता में नहीं बल्कि जीवन के अंदर जितने भी संघर्ष आए, जितने भी प्रतियोगिताएं आए, उन सब का बखूबी आपको सामना करना है। कभी कोई निर्बलता, दुर्बलता, असहाय अपने आप को महसूस नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा यूथ अपने आप को दुर्बल, कमजोर, असहाय महसूस करेगा तो ये देश जो उभरता हुआ विश्व के अंदर शायद अपनी पहचान बनाने में अग्रिम पंक्ति के अंदर है, उस अग्रिम पंक्ति के अंदर इसको आगे बढ़ाने में आप जैसे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस युवा संसद प्रतियोगिता के अंदर निश्चित रूप से आपने बखूबी अपना प्रयास किया, अच्छा लगा, आपका आत्मविश्वास अच्छा था, लेकिन जो जान, जो जज्बा, क्योंकि मैं तो स्पष्ट बोलने वाली होती हूँ, मेरे को है ना बहुत ज्यादा तारीफ करना और बहुत ज्यादा बुराई, दोनों चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं स्पष्टवादी हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे अनुभव हुई कि आपके जोश में कुछ और ऊर्जा होनी चाहिए थी। अभी पढ़कर देखकर बोलना, अरे आप बगैर देखे बोलिए ना, दो चार लाइनें, दो चार शब्द इधर उधर हो जाए, कोई परवाह नहीं है। हमें देखना है कि आपका आत्मविश्वास कितना है, कितना जोर से, कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात को रखते हैं। अपोजिशन जो है ना, वो टांग खींचने के लिए बना है, आप अपने टांग को कैसे बचाएंगे, कितने आत्मविश्वास के साथ आप बोलेंगे। यहाँ पे आप पढ़कर भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़कर बोलना भी ऐसा होना चाहिए कि मेरी एक पलक ऊपर हो, एक पलक मेरे प्रतिद्वंदी के ऊपर हो। महोदय, आपके माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता, अरे पेपर पढ़िए आप, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग मत करिए, राइट। चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पता नहीं और कहाँ, और एक्चुअल में हो सकता है पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिल जाए। दुआ करते हो कि आप सच में ही पार्लियामेंट में बैठे। किस्मत और भविष्य किसने देखा है? उभरते हुए लीडर हो आप, तो प्लेटफॉर्म मिल जाए और संसद में पहुंच जाए आप। निश्चित रूप से आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मुझे वो समझ में नहीं आया, 2-3 बच्चों ने जो प्रश्न पूछा था उसका क्या रोल था, बीच में 0 आवर के अंदर आया था, वो मेरे समझ के बाहर था वो थोड़ा सा। बाकी शशि मैडम ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत सुंदर प्रयास, आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़िया था, और इम्प्रूवमेंट करना है हमें। और मार्शल भी दोनों बहुत सुंदर थे, काबिल तारीफ। ये हमारा बच्चा जो प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है, बहुत सुंदर, नए नए कॉस्ट्यूम, नए नए ड्रेसेस में आप बैठे हैं, सुंदर लग रहा होगा। इन क्षणों को, इन यादों को अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, अपनी मेमोरी में कैद कर लीजिए, और भविष्य में इन सुनहरी फोटोज को देखकर मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं आपके लिए। आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते, खेलते कूदते इस देश को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।
प्रिंसिपल मैम बैठे हैं। मैं अभी आई हूँ बड़ी ऑन कर दो इसको 1 मिनट के लिए। आदरणीय प्रिंसिपल मैम श्रीमती मधु जी का डाइट की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि मैडम ने हमारे को समय दिया। आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैडम बीच में भी आए थे, लेकिन क्योंकि मैडम के पास काम ज्यादा है, समय की बाध्यता होती है, बहुत सारे काम भी निपटाने होते हैं। मैडम ने कहा कि 3 दिन से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रतियोगिता की तैयारी करें। समय भी कम मिला था आपको बीच में आपके एग्जाम पे, और दोबारा से आप सभी प्रतिभागियों का, इस विद्यालय का धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर अच्छा आयोजन किया। थैंक यू एवरीवन। अगली बार बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट। आज भी अच्छा था, देखो ऐसा है, आज भी अच्छा था, लेकिन गलतियां बताना, थोड़ी सी कमियां बताना हमारी यूनिटी बहुत अच्छी बात है। देखो इस चीज को ना दिल पे नहीं लेना होता है, बल्कि मुझे अच्छा ये लगा कि डिबेट और होनी थी, और ऊर्जा होनी थी, प्रश्न बहुत अच्छे थे। प्रश्न आपके जो क्वेश्चन आपने उठाए बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके। टाइम कम मिला, टाइम भी कम था, बस थोड़ा सा, क्योंकि जब कंपटीशन में आते हैं ना तो उसके पैरामीटर्स भी होते हैं बच्चों। तो निसंदेह आपने सबने बहुत अच्छा रोल किया। स्पीकर देखो कितना कॉन्फिडेंस है, आज बढ़िया लग रहा होगा ना, इतना सुंदर अरेंजमेंट, इतनी सुंदर व्यवस्था, मन खुश होता है। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू। अपनी बात घर में चूल्हा जल सके इसलिए धूप में मरते देखा है, वही है सेम है। जलते देखा है। घर में चूल्हा जल सके इसलिए धूप में जलते देखा है। बहुत हार्दिक और यूं कहिए कि दिल को छूने वाली लाइन है। और क्या सुनना चाहोगे? आप युवा हैं, देश की धड़कन। आप इस विद्यालय की, अपने परिवार की आन बान और जान हैं। आप आज के इस कार्यक्रम के प्रतिभागी टीम के मेंबर भी हैं, और जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपने बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप यहाँ पे एक साधारण वक्ता के रूप में नहीं है, एक साधारण प्रतिभागी विद्यालय के छात्र के रूप में उपस्थित नहीं है। आज आप उपस्थित हैं इस गुरुग्राम ग्लोब की एक टीम के रूप में, एक टीम का जज्बा, एक टीम के अंदर जो लगन और टीम की काबिलियत। किसी भी एक टीम मेंबर का कॉन्फिडेंस लूज होता है, पूरी टीम उससे इफेक्ट होती है। यदि टीम मेंबर सारे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। सभी ने भरपूर अच्छा भरसक प्रयास, कोशिश की आपने अपनी तरफ से बेस्ट करने की। रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट की जिंदगी में कभी परवाह मत करना। आपको हमेशा इस चीज की ललक होनी चाहिए कि मुझे प्रतियोगिता के अंदर भाग लेना है। जब आप लाइन में खड़े होंगे ना, आपके आगे पीछे के जो व्यक्ति होंगे, जो प्रतिस्पर्धा में जो लाइन में खड़े होंगे, उनकी धड़कनें तेज हो जाएंगी संख्या को देखकर कि मेरे से आगे इतने सारे लोग हैं। और यदि कोई पंक्ति में लाइन में खड़ा ही नहीं होगा, कंपटीशन में ही नहीं आएगा, तो फिर मजा नहीं आता है। आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर इतनी काबिलियत, इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए जीवन के हर क्षेत्र के अंदर, प्रतियोगिता में नहीं बल्कि जीवन के अंदर जितने भी संघर्ष आए, जितने भी प्रतियोगिताएं आए, उन सबका बखूबी आपको सामना करना है।
कभी कोई निर्बलता, दुर्बलता, असहाय अपने आप को महसूस नहीं करना है। क्योंकि अगर हमारा यूथ अपने आप को दुर्बल, कमजोर, असहाय महसूस करेगा, कोई देश जो उभरता हुआ विश्व के अंदर शायद अपनी पहचान बनाने में अग्रिम पंक्ति के अंदर है, उस अग्रिम पंक्ति के अंदर इसको आगे बढ़ाने में आप जैसे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस युवा संसद प्रतियोगिता के अंदर निश्चित रूप से आपने बखूबी अपना प्रयास किया, अच्छा लगा, आपका आत्मविश्वास अच्छा था, लेकिन जो जान, जो जज्बात, क्योंकि मैं तो स्पष्ट बोलने वाली होती हूँ, मेरे को है ना बहुत ज़्यादा तारीफ करना और बहुत ज़्यादा बुराई, दोनों चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं स्पष्ट वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे अनुभव हुई कि आपके जोश में कुछ और ऊर्जा होनी चाहिए थी। पढ़कर देखकर बोलना, अरे आप बगैर देखे बोलिए ना, 2-4 लाइनें, 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए, कोई परवाह नहीं है। हमें देखना है कि आपका आत्मविश्वास कितना है, कितना जोर से, कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात को रखते हैं। अपोजिशन जो है ना, वो टांग खींचने के लिए बना है। आप अपनी टांग को कैसे बचाएंगे, कितने आत्मविश्वास के साथ आप बोलेंगे। यहाँ पे आप पढ़कर भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़कर बोलना भी ऐसा होना चाहिए कि मेरी एक पलक ऊपर हो, एक पलक मेरे प्रतिद्वंदी के ऊपर हो। महोदय, आपके माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे पेपर पढ़िए आप, लेकिन न्यूज़पेपर ले मत करिए, राइट? चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पता नहीं और कहाँ, और एक्चुअल में हो सकता है पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिल जाए। दुआ करती हूँ कि आप सच में पार्लियामेंट में बैठे। किस्मत और भविष्य किसने देखा है? उभरते हुए लीडर हो आप, तो प्लेटफॉर्म मिल जाए और संसद में पहुंच जाए आप। निश्चित रूप से आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मुझे वो समझ में नहीं आया, 2-3 बच्चों ने जो प्रश्न पूछा था उसका क्या रोल था, बीच में 0 आवर के अंदर आया था, वो मेरी समझ के बाहर था वो थोड़ा सा। बाकी शशि मैडम ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत सुंदर प्रयास, आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़िया था, और इम्प्रूवमेंट करना है हमें। और मार्शल भी दोनों बहुत सुंदर थे, काबिल तारीफ। ये हमारा बच्चा जो प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है, बहुत सुंदर, नए नए कॉस्ट्यूम, नए नए ड्रेसेस में आप बैठे हैं, सुंदर लग रहा होगा। इन क्षणों को, इन यादों को अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, अपनी मेमोरी में कैद कर लीजिए, और भविष्य में सुनहरी फोटोज को देखकर मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं आपके लिए। आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते, खेलते कूदते इस देश को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रिंसिपल मैम बैठे हैं? मैं अभी आई भाई और क्या इसको एक मिनट। आदरणीय प्रिंसिपल मैम श्रीमती मधु जी का डाइट की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि मैडम ने हमारे को समय दिया। आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैडम बीच में भी आए थे, लेकिन क्योंकि मैडम के पास काम ज़्यादा है, समय की बाध्यता होती है, बहुत सारे काम भी निपटाने होते हैं। मैडम ने कहा कि 3 दिन से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रतियोगिता की तैयारी करें। समय भी कम मिला था आपको, बीच में आपके एग्जाम थे। और दोबारा से आप सभी प्रतिभागियों का, इस विद्यालय का धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर अच्छा आयोजन किया। थैंक यू एवरीवन। अगली बार बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट। आज भी अच्छा था, देखो ऐसे आज भी अच्छा था, लेकिन गलतियां बताना, थोड़ी सी कमियां बताना हमारी नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो इस चीज को ना दिल पे नहीं लेना होता है, बल्कि मुझे अच्छा ये लगा कि डिबेट और होनी थी, और ऊर्जा होनी थी। प्रश्न बहुत अच्छे थे, प्रश्न आपके जो क्वेश्चन आपने उठाए बहुत सुंदर प्रश्न थे आपके। टाइम भी कम था, बस थोड़ा सा, क्योंकि जब कंपटीशन में आते हैं ना तो उसके पैरामीटर्स भी होते हैं बच्चों, है ना। तो निसंदेह आपने सबने बहुत अच्छा रोल किया। स्पीकर देखो कितना कॉन्फिडेंस है, आज बढ़िया लग रहा होगा ना, इतना सुंदर अरेंजमेंट, इतनी सुंदर व्यवस्था, मन खुश होता है। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।
ठीक है भाई। सर्टिफिकेट